दोस्तों वॉरेन बफेट वर्ल्ड के वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टर हैं, जो वैल्यू इन्वेस्टिंग में अपनी एक्सपर्टीज और स्टॉक मार्केट के लिए अपने लॉन्ग टर्म अप्रोच के लिए जाने जाते हैं। वॉरेन बफेट करंटली चेयरमैन और सीईओ हैं बर्कशायर हैथवे कंपनी के। फोर्ब्स के अकॉर्डिंग जून 2024 में इनकी नेटवर्थ 137.5 बिलियन डॉलर है, जिसकी वजह से वॉरेन बफेट आज दुनिया के टॉप 10 रिचेस्ट लोगों में 9th नंबर पर आते हैं और इनको इन्वेस्टिंग की फील्ड का गुरु भी माना जाता है। वैसे तो बहुत सारे राइटर्स ने वॉरेन बफेट की इन्वेस्टमेंट टेक्निक्स को स्टडी करके बुक लिखी है, लेकिन अभी मैंने कुछ दिन पहले ये 7 सीक्रेट्स टू इन्वेस्टिंग लाइक वॉरेन बफेट बुक पढ़ी है। इस बुक को पढ़ने की वजह से मैंने वॉरेन बफेट की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज और टेक्निक्स के बारे में बहुत कुछ सीखा है। ये 7 सीक्रेट्स टू इन्वेस्टिंग लाइक वॉरेन बफेट बुक को लिखा है मैरी बफेट ने। मैरी बफेट ने इस बुक को उन बिगिनर्स इन्वेस्टर्स के लिए लिखा है जो स्टॉक इन्वेस्टिंग में बिल्कुल नए हैं और जिनके पास वैल्यू इन्वेस्टिंग में बहुत कम या कोई एक्सपीरियंस नहीं है। ये बुक एक सिंपल और कंप्रहेंसिव गाइड है वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए। इसमें वॉरेन बफेट की फिलोसॉफी, माइंडसेट, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज और प्रैक्टिकल टिप्स हैं जो एक बिगिनर इन्वेस्टर को सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो क्रिएट करने में हेल्प करते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में इस बुक के डिटेल में सारे इन्वेस्टिंग लेसन बताने वाला हूँ। जैसे नंबर 1, एक डिसिप्लिन और पेशेंट इन्वेस्टमेंट अप्रोच डेवलप करने से लॉन्ग टर्म सक्सेस कैसे मिल सकती है। नंबर 2, वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या है और यह अदर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज से कैसे अलग है। नंबर 3, आप पोटेंशियल स्टॉक्स को रिसर्च करके वेल इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैसे ले सकते हो। नंबर 4, इकोनॉमिक मोड क्या है और इससे स्टॉक मार्केट में कंपनीज को कैसे फायदा होता है। नंबर 5, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट आपको किसी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को समझाने में कैसे हेल्प करते हैं। नंबर 6, किसी स्टॉक्स की वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए यूज किए जाने वाले डिफरेंट मेथड्स क्या हैं। नंबर 7, आप स्टॉक मार्केट के लिए एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। लेसन नंबर 1, एक डिसिप्लिन और पेशेंस इन्वेस्टमेंट अप्रोच डेवलप करने से लॉन्ग टर्म सक्सेस कैसे मिल सकती है। पॉइंट नंबर 1, फोकस ऑन द फंडामेंटल्स। बफेट का कहना है कि स्टॉक इन्वेस्टमेंट करने से पहले कंपनी की रियल कंडीशन को अच्छे से समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है कि हमें मार्केट के शॉर्ट टर्म मूवमेंट जैसे स्टॉक का प्राइस कितना बढ़ रहा है या कितना गिर रहा है इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि लॉन्ग टर्म में कंपनी का परफॉर्मेंस देखना चाहिए। जैसे कि कंपनी कैसे ऑपरेट हो रही है, कितना रिवेन्यू है और उस कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है। पॉइंट नंबर 2, अवॉइड इमोशनल। बफेट बोलते हैं इन्वेस्टर को फेयर या ग्रीड जैसे इमोशंस के बेस पर इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं लेना चाहिए। इसके बजाय आपको एक स्मार्ट और डिसिप्लिन अप्रोच को फॉलो करना चाहिए जो लॉन्ग टर्म वैल्यू पर फोकस करते हैं, ना कि शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन पे। पॉइंट नंबर 3, स्टे पेशेंट। बफेट अपने इन्वेस्टमेंट में पेशेंट अप्रोच के लिए फेमस हैं। उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट को बहुत लॉन्ग टाइम तक होल्ड किया है, इसलिए आज भी उनकी वेल्थ कंटिन्यू एक्यूमुलेट हो रही है। बफेट बोलते हैं आपको अपनी स्टॉक इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म तक मेंटेन करना चाहिए। वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और उनका मानना है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने से इन्वेस्टर्स को ज्यादा अच्छे रिटर्न मिलते हैं, शॉर्ट टर्म मार्केट फ्लक्चुएशन पर फोकस करने से नहीं। लेसन नंबर 2, वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या है और यह अदर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज से कैसे अलग है। पॉइंट नंबर 1, वैल्यू इन्वेस्टिंग। बफेट के अकॉर्डिंग वैल्यू इन्वेस्टिंग का मतलब होता है स्टॉक्स या अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को खरीदना जब उनका प्राइस उनकी रियल वर्थ यानी कि इंट्रिंसिक वैल्यू से कम हो। कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू को उसके फंडामेंटल फैक्टर्स जैसे कि कंपनी कितना मनी जनरेट कर रही है, कंपनी कितना कैश फ्लो जनरेट कर रही है और उस कंपनी के पास कितने एसेट्स हैं, इस बेस पर डिटरमाइन किया जाता है। तो वैल्यू इन्वेस्टर इंट्रिंसिक वैल्यू से लो प्राइस पर एसेट्स जैसे स्टॉक और अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को ढूंढते हैं जो इन फंडामेंटल्स बेस पर उनकी रियल वर्थ यानी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम है। पॉइंट नंबर 2, वैल्यू इन्वेस्टिंग अदर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज से कैसे अलग है। नंबर 1, ग्रोथ इन्वेस्टिंग। ग्रोथ इन्वेस्टर हाई ग्रोथ पोटेंशियल वाली कंपनीज पर फोकस करते हैं, चाहे उनके शेयर का प्राइस पहले से ही ज्यादा हो। ये एक नए ब्रांड की जैकेट खरीदने जैसा है जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है, चाहे वो जैकेट एक्सपेंसिव क्यों ना हो। नंबर 2, मोमेंटम इन्वेस्टर। मोमेंटम इन्वेस्टर उन स्टॉक को खरीदते हैं जिनका प्राइस पहले से ही इंक्रीज हो रहा है और ये उम्मीद करते हैं कि ये स्टॉक का मोमेंटम कंटिन्यू इंक्रीज होता रहेगा, जैसे कि ट्रेंड में चल रही जैकेट खरीदना। नंबर 3, डे ट्रेडिंग। डे ट्रेडर एक ही दिन में कई बार स्टॉक्स खरीदते और बेचते हैं। ये लोग सिर्फ शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट पर फोकस करते हैं। ये किसी भी दिन के माइनर प्राइस फ्लक्चुएशन के बेसिस पर अलग अलग जैकेट खरीदने और बेचने जैसा है। ऑन द अदर हैंड वैल्यू इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म गेन्स के लिए अंडर वैल्यूड स्टॉक खरीदते हैं और वो स्टॉक्स को थोड़े समय के लिए होल्ड करते हैं। उन्हें बिलीव होता है कि मार्केट धीरे धीरे एक कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू को आइडेंटिफाई करेगा जो कि उसकी रियल वर्थ होती है। जब मार्केट ये समझ जाएगा कि एक स्टॉक अंडर वैल्यूड है और उसका प्राइस बढ़ेगा। लेसन नंबर 3, आप पोटेंशियल स्टॉक को रिसर्च करके वेल इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैसे ले सकते हो। स्टेप नंबर 1, अंडरस्टैंड योर इन्वेस्टमेंट गोल्स एंड रिस्क टॉलरेंस। नंबर 1,
इन्वेस्टमेंट गोल्स, अपने इन्वेस्टमेंट के थ्रू आपको अपने क्लियर और स्पेसिफिक गोल्स को डिफाइन करना होगा जिन्हें आप अचीव करना चाहते हैं, जैसे कि रिटायरमेंट, सेविंग, बाइंग अ होम, फंडिंग एजुकेशन, बिल्डिंग वेल्थ। नंबर 2, रिस्क टॉलरेंस। रिस्क टॉलरेंस का मतलब होता है इन्वेस्टर की एबिलिटी और विलिंगनेस के साथ प्राइस फ्लक्चुएशन को हैंडल करना बिना स्ट्रेस या जल्दी डिसीजन लिए। स्टेप नंबर 2, अंडरस्टैंड द कंपनी कोर। कंपनी के बिजनेस मॉडल, टारगेट मार्केट और जो प्रोडक्ट या सर्विस ऑफर करते हैं उनके बारे में डिटेल में स्टडी करो। साथ ही उसकी कम्पिटिटिव लैंडस्केप, फ्यूचर ग्रोथ प्लान्स और जो पोटेंशियल चैलेंजेस को फेस कर सकती हैं उन पे भी रिसर्च करो। ये सब कंपनी की ओवरऑल हेल्थ और लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट इवेल्युएट करने के लिए इम्पोर्टेंट है। स्टेप नंबर 3, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड परफॉर्मेंस। कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करना बहुत इम्पोर्टेंट है, स्पेशली एनुअल 10 की रिपोर्ट जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के साथ फाइल होती है। कुछ मैट्रिक्स जैसे रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी, अर्निंग पर शेयर, डेट लेवल्स और कैश फ्लो को देखना चाहिए। फाइनेंशियल न्यूज, वेबसाइट्स और ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म आपको कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को समझने में बहुत हेल्प कर सकते हैं। स्टेप नंबर 4, इंडस्ट्री एंड मार्केट ट्रेंड्स। कंपनी की इंडस्ट्री को ओवरऑल रिसर्च करो, क्या वो ग्रो हो रही है या श्रिंक हो रही है। मेजर ट्रेंड्स और रेगुलेशन का पता लगाओ जो इंडस्ट्री के फ्यूचर को इम्पैक्ट कर सकती है। ब्रोडर मार्केट कॉन्टेक्स्ट को समझना एक मार्केट की पोजीशन को उसके इकोसिस्टम के अंदर एसेस करने में हेल्प करता है। स्टेप नंबर 5, एनालाइज्ड ओपिनियंस एंड न्यूज। एनालाइज्ड रिपोर्ट जो कि रेप्यूटेड फर्म्स से आते हैं वो स्टॉक्स के लिए वैल्यूएबल इंसाइट और प्राइस टारगेट प्रोवाइड कर सकते हैं। ये रिपोर्ट्स फंडामेंटल्स एनालिसिस और मार्केट रिसर्च पर बेस्ड होती हैं और आपको ये समझने में मदद कर सकती हैं कि किसी कंपनी का स्टॉक कितना वैल्यूएबल है और उसका फ्यूचर क्या हो सकता है। लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि एनालाइज्ड रिपोर्ट गारंटीज नहीं है। लेसन नंबर 4, इकोनॉमिक मोट क्या है और इससे स्टॉक मार्केट में कंपनीज को कैसे फायदा होता है। इकोनॉमिक मोट का मतलब होता है जो कम्पिटिटिव एडवांटेजेस जो किसी कंपनी को लॉन्ग टर्म तक उसके मार्केट शेयर और प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन करने में हेल्प करता है। ये एडवांटेजेस कंपटीटर्स के लिए एक बैरियर्स या ऑब्स्टिकल्स बनाते हैं, यानी कि जब किसी कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक मोट होता है तो कॉम्पिटिटर्स के लिए उस कंपनी की सक्सेस को रेप्लिकेट करना मुश्किल हो जाता है। पॉइंट नंबर 2, इससे स्टॉक मार्केट में कंपनीज को कैसे फायदा होता है। नंबर 1, इंक्रीजिंग मार्केट शेयर। एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक मोट एक कंपनी को अपने मार्केट शेयर को मेंटेन और इंक्रीज करने में हेल्प करता है। कॉम्पिटिटर्स के लिए उस कंपनी के कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना मुश्किल हो जाता है। नंबर 2, इंक्रीजिंग प्रॉफिटेबिलिटी। इकोनॉमिक मोट एक कंपनी को अपने मार्जिन को हाई रखने में हेल्प करता है। कॉम्पिटिटर्स के लिए उस कंपनी की प्राइसेस को मैच करना मुश्किल हो जाता है। नंबर 3, लॉन्ग टर्म ग्रोथ। इकोनॉमिक मोट एक कंपनी को लॉन्ग टर्म में ग्रोथ करने में हेल्प करता है। लेसन नंबर 5, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको किसी कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को समझाने में कैसे हेल्प करते हैं। पॉइंट नंबर 1, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो एक स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम पे कंपनी के एसेट्स, लायबिलिटीज और शेयर होल्डर इक्विटी को रिपोर्ट करता है। बैलेंस शीट्स इन्वेस्टर के लिए रिटर्न रेट्स कंप्यूट करने और एक कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर को इवेल्युएट करने का बेस प्रोवाइड करता है। की पॉइंट्स ऑफ बैलेंस शीट। नंबर 1, एसेट्स। ये वो रिसोर्सेज होते हैं जो कंपनी के पास होते हैं जैसे कैश, इन्वेंटरी, प्रॉपर्टी और इन्वेस्टमेंट्स। नंबर 2, लायबिलिटीज। ये कंपनी के डेट और रेस्पॉन्सिबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें लोन्स, अकाउंट्स पेबल और एक्यूरेट एक्सपेंसेस शामिल होते हैं। नंबर 3, शेयर होल्डर्स इक्विटी। एसेट्स और लायबिलिटी के बीच का डिफरेंस जो शेयर होल्डर्स के ओनरशिप इंटरेस्ट को दिखाता है कंपनी में। एग्जांपल ऑफ बैलेंस शीट, सपोज एक कंपनी XYZ की बैलेंस शीट है। चलो हर एक फाइनेंशियल रेशो को बैलेंस शीट के डाटा का यूज करके कैलकुलेट करते हैं। नंबर 1, डेट टू इक्विटी रेशो। इसका फॉर्मूला होता है डेट टू इक्विटी रेशो इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज डिवाइड बाय टोटल इक्विटी। कैलकुलेशन, डेट टू इक्विटी रेशो इक्वल टू टोटल लायबिलिटी बैलेंस शीट में है 2 लाख और डिवाइड बाय टोटल इक्विटी है 1,85,000 तो इक्वल टू 1.08 होगा। तो अब डेट टू इक्विटी रेशो आया इक्वल टू 1.80। नंबर 2, करंट रेशो। फॉर्मूला, करंट रेशो इक्वल टू टोटल करंट एसेट्स डिवाइड बाय टोटल करंट लायबिलिटीज। कैलकुलेशन, करंट रेशो इक्वल टू टोटल करंट एसेट्स बैलेंस शीट्स में है 1,05,000 डिवाइड बाय टोटल करंट लायबिलिटीज है 50,000 इक्वल टू 2.1। तो अब करंट रेशो आया इक्वल टू 2.1। नंबर 3, क्विक रेशो। फॉर्मूला, क्विक रेशो इक्वल टू टोटल करंट एसेट्स माइनस इन्वेंटरी डिवाइड बाय टोटल करंट लायबिलिटीज। कैलकुलेशन, क्विक रेशो इक्वल टू टोटल करंट एसेट्स है 1,05,000 माइनस इन्वेंटरी है 20,000 डिवाइड बाय टोटल करंट लायबिलिटीज है 50,000 इक्वल टू 1.7। तो अब क्विक रेशो आया इक्वल टू 1.7। नंबर 4, डेट रेशो। फॉर्मूला, डेट रेशो
रेशो इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज डिवाइड बाय टोटल एसेट्स। कैलकुलेशन डेट रेशो इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज है 2 लाख डिवाइड बाय टोटल एसेट्स हैं 3,85,000 इज इक्वल टू 0.52। तो अब डेट रेशो आया इज इक्वल टू 0.52। नंबर 5 इक्विटी रेशो। फॉर्मूला इक्विटी रेशो इज इक्वल टू टोटल इक्विटी डिवाइड बाय टोटल एसेट्स। कैलकुलेशन इक्विटी रेशो टोटल इक्विटी है 1,85,000 डिवाइड बाय टोटल एसेट्स है 3,85,000 इज इक्वल टू 0.48। तो अब इक्विटी रेशो आया इज इक्वल टू 0.48। नंबर 6 नेट वर्थ और शेयर होल्डर्स इक्विटी। फॉर्मूला शेयर होल्डर्स इक्विटी इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज। टोटल एसेट्स है 3,85,000 माइनस टोटल लाइबिलिटीज है 2 लाख इज इक्वल टू 1,85,000। तो अब शेयर होल्डर्स इक्विटी आया इज इक्वल टू 1,85,000। पॉइंट नंबर 2 इनकम स्टेटमेंट। नंबर 2 अब आपको इनकम स्टेटमेंट की इंफॉर्मेशन का यूज करके कुछ रेशोज जैसे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और नेट प्रॉफिट मार्जिन को कैलकुलेट करना होगा। ये रेशोज आपको ये समझाने में हेल्प करेंगे कि कंपनी कितना इफिशिएंटली ऑपरेट कर रही है और कितना प्रॉफिट कमा रही है। नंबर 1 ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। इसका फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय रेवेन्यू इनटू 100। कैलकुलेशन ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इज इक्वल टू 2,50,000 डिवाइड बाय 5 लाख इनटू 100 इज इक्वल टू 50%। तो अब ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है इज इक्वल टू 50%। नंबर 2 ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। फॉर्मूला ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इज इक्वल टू ऑपरेटिंग इनकम डिवाइड बाय रेवेन्यू इनटू 100। कैलकुलेशन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इज इक्वल टू 1 लाख डिवाइड बाय 5 लाख इनटू 100 इज इक्वल टू 20%। तो अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है इज इक्वल टू 20%। नंबर 3 नेट प्रॉफिट मार्जिन। फॉर्मूला नेट प्रॉफिट मार्जिन इज इक्वल टू नेट इनकम डिवाइड बाय रेवेन्यू इनटू 100। कैलकुलेट नेट प्रॉफिट मार्जिन इज इक्वल टू 65,000 डिवाइड बाय 5 लाख इनटू 100 इज इक्वल टू 13%। तो अब नेट प्रॉफिट्स हैं इज इक्वल टू 13%। पॉइंट नंबर 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट। स्टॉक मार्केट में कैश फ्लो स्टेटमेंट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो ये बताता है कि एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में कंपनी के पास कितना कैश आया और कितना बाहर गया। इस स्टेटमेंट को 3 कंपोनेंट्स में क्लासिफाई किया गया है। नंबर 1 ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये सेक्शन दिखाता है कि कंपनी के मेन बिजनेस से कितना कैश इनफ्लो होता है और कितना आउटफ्लो होता है। इसमें ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, पेमेंट टू सप्लायर्स, एम्प्लॉय सैलरीज, टैक्सेस पेड एंड अदर डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड होते हैं। नंबर 2 इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का वो सेक्शन है जो लॉन्ग टर्म एसेट्स और कैश फ्लोज रिलेटेड टू द परचेज को रिकॉर्ड करता है। इसमें जैसे इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट्स, एक्वाइजेशन और सेल्स ऑफ अदर बिजनेसेस, परचेज और सेल्स ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज एंड एनी लोन्स मेड टू और रिसीव्ड फ्रॉम अदर एंटिटीज इंक्लूड होते हैं। पॉइंट नंबर 3 फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ये सेक्शन कंपनी की फाइनेंसिंग एक्टिविटीज जैसे रेजिंग कैपिटल और रीपेइंग डेट से रिलेटेड कैश फ्लो का हिसाब रखता है। इसमें जैसे इशू ऑफ शेयर्स, इशुएंस ऑफ बॉन्ड्स, इशुएंस ऑफ स्टॉक, टेकिंग आउट लोन्स, रीपेमेंट ऑफ लोन्स, पेमेंट्स ऑफ डिविडेंड्स, लीज फाइनेंसिंग, शेयर रीपर्चेजेस, डेट रीस्ट्रक्चरिंग इंक्लूड होते हैं। एग्जाम्पल ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। एक एबीसी कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 2023 है। कैश फ्लो स्टेटमेंट को कैसे रीड करें? नंबर 1 सबसे पहले आपको ऑपरेटिंग कैश फ्लो सेक्शन पर फोकस करना होगा। नंबर 2 इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज सेक्शन में कंपनी के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन को देखना होगा। नंबर 3 फाइनेंसिंग एक्टिविटीज सेक्शन में कंपनी के फाइनेंसिंग डिसीजन को देखना होगा। नंबर 4 कैश फ्लो स्टेटमेंट को बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट के साथ कंपेयर करना होगा। नंबर 5 कैश फ्लो स्टेटमेंट को एक ट्रेंड के तौर पर देखना होगा। कंक्लूजन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज सेक्शन एक इम्पोर्टेंट फाइनेंसिंग स्टेटमेंट है जो इन्वेस्टर को ये समझने में हेल्प करता है कि कंपनी अपने लॉन्ग टर्म एसेट्स में कैसे इन्वेस्ट कर रही है और ये इन्वेस्टमेंट कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ में कैसे रोल परफॉर्म कर रही है। लेसन नंबर 6 किसी स्टॉक्स की वैल्यूएशन डिटरमाइन करने के लिए यूज की जाने वाले डिफरेंट मेथड्स क्या हैं? स्टॉक वैल्यूएशन का काम होता है कंपनी के स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू यानी कि थ्योरेटिकल वर्थ डिटरमाइन करना। स्टॉक वैल्यूएशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंडस्ट्री ट्रेंड्स और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को एनालाइज किया जाता है ताकि ये पता लगा सके कि उसके स्टॉक की कितनी वैल्यू है। ये स्टॉक वैल्यूएशन इन्वेस्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये उन्हें ये डिसाइड करने में हेल्प करता है। जैसे नंबर 1 क्या कोई स्टॉक ओवरप्राइस्ड है या अंडर वैल्यूड। नंबर 2 क्या कोई स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। नंबर 3 क्या किसी स्टॉक को सेल करना चाहिए या नहीं। स्टॉक की वैल्यूएशन निकालने के लिए कई मेथड्स हैं जिनमें से कुछ सबसे कॉमन है। नंबर 1 ग्राम्स नेट मेथड। नेट मेथड जो बेंजामिन ग्राम ने डेवलप किया था एक वैल्यू इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी है जो उन कंपनी
कंपनीज पे फोकस करती है जो अपनी नेट करंट एसेट वैल्यू से कम प्राइस पर ट्रेड कर रही है। बेसिक आइडिया ये है कि ये स्टॉक्स अंडर वैल्यूड है क्योंकि इनके पास कैश, इन्वेंटरी और रिसीवेबल्स जैसे एसेट्स हैं और शॉर्ट टर्म डेट कम है। स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन ऑफ द नेट मेथड। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी XYZ बैलेंस शीट है। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आपको टोटल करंट एसेट्स को कैलकुलेट करना होगा। बैलेंस शीट में टोटल करंट एसेट्स है 1,40,000 रूपए। स्टेप नंबर 2, अब आपको टोटल लाइबिलिटीज को कैलकुलेट करना है। बैलेंस शीट में टोटल लाइबिलिटीज है 60,000 रूपए। स्टेप नंबर 3, कैलकुलेट नेट करंट एसेट्स वैल्यू। इसका फॉर्मूला होता है नेट करंट एसेट्स वैल्यू इक्वल टू टोटल करंट एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज। नेट करंट एसेट्स वैल्यू इक्वल टू टोटल करंट एसेट्स है 1,40,000 रूपए माइनस टोटल लाइबिलिटीज है 60,000 रूपए, तो इक्वल टू होगा 80,000 रूपए। तो नेट करंट एसेट वैल्यू है 80,000 रूपए। स्टेप नंबर 4, अज्यूम मार्केट प्राइस पर शेयर एंड आउटस्टैंडिंग शेयर्स। आइए मान लेते हैं XYZ कंपनी के पास 10,000 आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं और कंपनी के स्टॉक का करंट मार्केट वैल्यू 5 रूपए पर शेयर है। स्टेप नंबर 5, कैलकुलेट मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन का फॉर्मूला होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन इक्वल टू शेयर आउटस्टैंडिंग इनटू मार्केट प्राइस पर शेयर। तो शेयर आउटस्टैंडिंग है इक्वल टू 10,000, मार्केट प्राइस पर शेयर है इक्वल टू 5 रूपए पर शेयर। कैलकुलेशन मार्केट कैपिटलाइजेशन इक्वल टू 10,000 इंटू 5 इक्वल टू 50,000 रूपए। स्टेप नंबर 6, कैलकुलेट नेट करंट एसेट वैल्यू पर शेयर। तो नेट करंट एसेट वैल्यू पर शेयर का फॉर्मूला होता है नेट करंट एसेट वैल्यू पर शेयर इक्वल टू नेट करंट एसेट वैल्यू डिवाइड बाय आउटस्टैंडिंग शेयर। तो नेट करंट एसेट वैल्यू इक्वल टू 80,000 रूपए है और आउटस्टैंडिंग शेयर इक्वल टू 10,000। नेट करंट एसेट वैल्यू पर शेयर इक्वल टू 80,000 डिवाइड बाय 10,000 इक्वल टू 8 रूपए पर शेयर। अब आपको नेट करंट एसेट वैल्यू पर शेयर का 2/3 पार्ट कैलकुलेट करना है। 2 डिवाइड बाय 3 इंटू 8 इक्वल टू 5.33 रुपीज पर शेयर। अब नेट करंट एसेट वैल्यू पर शेयर इक्वल टू 5.33 रुपीज है। अब आपके पास नेट मेथड के सभी स्टेप की समरी है, जैसे नेट करंट एसेट वैल्यू है 80,000 रूपए, मार्केट कैपिटलाइजेशन है 50,000 रूपए, नेट करंट एसेट वैल्यू पर शेयर है 8 रूपए। 2 डिवाइड बाय 3 ऑफ नेट करंट एसेट वैल्यू पर शेयर है 5.33 रूपए। अब अगर करंट मार्केट प्राइस पर शेयर 5 रूपए है जो 2/3 ऑफ नेट करंट एसेट वैल्यू पर शेयर 5.33 रुपीज से कम है, अब ये स्टॉक नेट स्ट्रेटेजी के लिए क्वालिफाई करता है। इसका मतलब ये है कि ये स्टॉक अंडर वैल्यूड है। नेट मेथड इन्वेस्टर को कंजर्वेटिव वैल्यूएशन अप्रोच प्रोवाइड करता है क्योंकि ये टेंजिबल एसेट्स पर फोकस करते हैं, इसलिए ये इन्वेस्टर्स को एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी देता है क्योंकि ये कंपनी की मार्केट वैल्यू को उसके लिक्विडेशन वैल्यू यानी 2/3 ऑफ नेट करंट एसेट वैल्यू पर शेयर से कम बताता है। ये मेथड इन्वेस्टर्स को उन कंपनीज में इन्वेस्ट करने में हेल्प करता है जो उनकी लिक्विडेशन वैल्यू से भी कम में ट्रेड कर रही हैं। अगर कंपनी को लिक्विडेट करना पड़ता है तो भी इन्वेस्टर को उनके पैसे का एक बड़ा हिस्सा वापस मिल सकता है, लेकिन ये बात भी सच है कि आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले कंपनी की फ्यूचर अर्निंग और मार्केट कंडीशन को भी देखना चाहिए। मेथड नंबर 2, प्राइस टू बुक वैल्यू। प्राइस टू बुक वैल्यू एक फाइनेंशियल मैट्रिक है जिसका यूज यह इवेल्युएट करने के लिए किया जाता है कि किसी स्टॉक का मार्केट प्राइस उसके बुक वैल्यू पर शेयर के कंपैरिजन में अंडर वैल्यूड या ओवर वैल्यूड है। प्राइस टू बुक वैल्यू को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है प्राइस टू बुक वैल्यू इक्वल टू मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइड बाय बुक वैल्यू पर शेयर। चलो एक एग्जांपल बैलेंस शीट की इंफॉर्मेशन का यूज करके प्राइस टू बुक वैल्यू को कैलकुलेट करने के प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप नंबर 1, ऑब्टेन द बैलेंस शीट। मान लो आपके पास कंपनी XYZ की एक सिंप्लीफाइड बैलेंस शीट है। स्टेप नंबर 2, कैलकुलेट बुक वैल्यू। अब हमें बुक वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए टोटल एसेट्स में से टोटल लाइबिलिटीज को माइनस करना होगा, यानी इसका फॉर्मूला होता है बुक वैल्यू इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज। बैलेंस शीट में टोटल एसेट्स हैं 8 लाख और टोटल लाइबिलिटीज हैं 2.5 लाख। बुक वैल्यू इक्वल टू 8 लाख इंटू 2.5 लाख इक्वल टू 5,50,000 रूपए। तो अब बुक वैल्यू है 5,50,000 रूपए। स्टेप नंबर 3, कैलकुलेट बुक वैल्यू पर शेयर। अगर हम मान लें कि कंपनी XYZ के पास 1 लाख आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं, तो हम बुक वैल्यू पर शेयर को कैलकुलेट कर सकते हैं। बुक वैल्यू पर शेयर को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है बुक वैल्यू पर शेयर इक्वल टू बुक वैल्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। अब हमारे पास बुक वैल्यू है 5,50,000 रूपए और नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं 1 लाख, तो बुक वैल्यू पर शेयर इक्वल टू 5,50,000 डिवाइड बाय 1 लाख इक्वल टू 5.50 रुपीज। तो बुक वैल्यू पर शेयर इक्वल टू 5.50 रुपीज पर शेयर होगा। स्टेप नंबर 4, कैलकुलेट प्राइस
प्राइस टू बुक रेशो। इस टू बुक रेशो का फॉर्मूला होता है मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइड बाय बुक वैल्यू पर शेयर। अब हमारे पास मार्केट प्राइस पर शेयर इक्वल टू 10 रुपए है और बुक वैल्यू पर शेयर है इक्वल टू 5.50 रुपीज। प्राइस टू बुक रेशो इक्वल टू होगा 10 डिवाइड बाय 5.50 इक्वल टू 1.82। तो अब कंपनी XYZ का प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो 1.82 है। ये रेशो दिखाता है कि 1 रुपए बुक वैल्यू के लिए इन्वेस्टर्स कितना पे करने को तैयार हैं। अगर प्राइस टू बुक रेशो 1 से ज्यादा है तो ये इंडिकेट करता है कि स्टॉक ओवरवैल्यूड हो सकता है, जबकि अगर रेशो 1 से कम है तो ये अंडरवैल्यूड को सजेस्ट करता है। मेथड नंबर 3, प्राइस टू अर्निंग रेशो। प्राइस टू अर्निंग रेशो एक फाइनेंशियल मैट्रिक है जो एक कंपनी की स्टॉक की वैल्यूएशन को इवेल्युएट करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये कंपनी की स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस पर शेयर को उसकी अर्निंग पर शेयर से डिवाइड करके कैलकुलेट किया जाता है। सिंपल वर्ड में कहा जाए तो ये आपको बताता है कि हर 1 रुपए की अर्निंग पर कितना पे करने के लिए इन्वेस्टर तैयार हैं, जो कि बाय कंपनी जनरेट होती हैं। प्राइस टू अर्निंग रेशो को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है प्राइस टू अर्निंग रेशो इक्वल टू करंट मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर। चलो एक एग्जांपल इनकम स्टेटमेंट की इंफॉर्मेशन का यूज करके प्राइस टू अर्निंग रेशो को कैलकुलेट करने के प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप नंबर 1, डिटरमाइन द मार्केट प्राइस पर शेयर। अज्यूम करो कि XYZ कॉर्पोरेशन का करंट मार्केट प्राइस पर शेयर 50 रुपए है। स्टेप नंबर 2, कैलकुलेट अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है अर्निंग पर शेयर इक्वल टू नेट इनकम डिवाइड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। XYZ कॉर्पोरेशन इनकम स्टेटमेंट में नेट इनकम है 10 लाख रुपए। एग्जाम्पल, अगर हम अज्यूम कर लेते हैं कि नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स 1 लाख हैं, तो अर्निंग पर शेयर इक्वल टू 10 लाख रुपए डिवाइड बाय 1 लाख इक्वल टू 10 रुपए होगा। स्टेप नंबर 3, कैलकुलेट द प्राइस टू अर्निंग रेशो। प्राइस टू अर्निंग रेशो को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है रेशो इक्वल टू मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर। XYZ कॉर्पोरेशन का प्राइस टू अर्निंग रेशो होगा 50 डिवाइड बाय 10 इक्वल टू 5। तो मेथड नंबर 4, डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड एक फाइनेंशियल रेशो है जो दिखाता है कि एक कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को हर साल कितना डिविडेंड देती है उसके स्टॉक प्राइस के कंपैरिजन में। ये कैलकुलेट किया जाता है एनुअल डिविडेंड्स पर शेयर को करंट प्राइस पर शेयर से डिवाइड करके। डिविडेंड यील्ड इक्वल टू एनुअल डिविडेंड्स पर शेयर डिवाइड बाय करंट प्राइस पर शेयर इंटू 100। एग्जाम्पल के लिए, अगर एक कंपनी हर साल 2 रुपए पर शेयर का डिविडेंड देती है और उसका करंट स्टॉक प्राइस 50 रुपए है, तो डिविडेंड यील्ड होगा डिविडेंड यील्ड इक्वल टू 2 डिवाइड बाय 50 इंटू 100 इक्वल टू 4%। डिविडेंड यील्ड कितना होना चाहिए ये इन्वेस्टर के गोल्स, इंडस्ट्री और मार्केट कंडीशन पर डिपेंड करता है, लेकिन कुछ जनरल गाइडलाइंस है जो हेल्पफुल हो सकती हैं। पॉइंट नंबर 1, स्टेबल कंपनीज 2% से 4% के बीच का डिविडेंड यील्ड अच्छे स्टेबलिश्ड और स्टेबल कंपनीज के लिए अच्छा माना जाता है। ऐसी कंपनीज का डिविडेंड हिस्ट्री स्टडी होता है और ये अपने शेयर होल्डर्स को रेगुलर डिविडेंड देती हैं। पॉइंट नंबर 2, हाई यील्ड स्टॉक्स 4% से ज्यादा का डिविडेंड यील्ड हाई स्टॉक इंडिकेट कर सकता है, जो इनकम फोकस्ड इन्वेस्टर के लिए अट्रैक्टिव होता है। लेकिन ये समझना जरूरी है कि यील्ड हाई क्यों है। कभी कभी हाई यील्ड फॉलिंग स्टॉक प्राइस की वजह से होता है, जो अंडरलाइंग बिजनेस इशू को इंडिकेट करता है। पॉइंट नंबर 3, लो यील्ड स्टॉक्स 2% से कम यील्ड वाली कंपनीज अपने प्रॉफिट्स को बिजनेस में दोबारा इन्वेस्ट कर रही होती है ग्रोथ के लिए। ये ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज हो सकती हैं। लेसन नंबर 7, आप स्टॉक मार्केट के लिए एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो कैसे क्रिएट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, व्हाट इज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का मतलब है इन्वेस्टमेंट की कलेक्शन को ओवरसी और मैनेज करना, जिसमें जनरली स्टॉक्स, बॉन्ड्स और दूसरे फाइनेंशियल एसेट्स इंक्लूड होते हैं। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का गोल होता है रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करना और रिस्क को मिनिमाइज करना। अपने फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क टॉलरेंस के साथ पोर्टफोलियो को अलाइन करना। पॉइंट नंबर 2, क्रिएटिंग अ वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो फॉर द स्टॉक मार्केट इन पॉइंट्स। स्टेप नंबर 1, अंडरस्टैंड योर फाइनेंशियल गोल, सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव। इसमें आता है पहला, आइडेंटिफाई पर्पज। डिटरमाइन करो कि आप इन्वेस्ट क्यों कर रहे हो। कॉमन ऑब्जेक्टिव में रिटायरमेंट, सेविंग्स, परचेजिंग अ होम, फंडिंग एजुकेशन या जनरेटिंग पैसिव इनकम इंक्लूड होते हैं। पॉइंट नंबर 2, प्रायोरिटीज गोल्स। प्रायोरिटाइज करो अपने फाइनेंशियल गोल्स को उनके इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग। स्टेप नंबर 2, डिफाइन योर टाइम हॉरिजन। इसमें आता है नंबर 1 पॉइंट, शॉर्ट टर्म गोल्स। ये वो ऑब्जेक्टिव है जो आप अगले 1 to 3 ईयर्स में अचीव करना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, बिल्डिंग एन इमरजेंसी फंड और सेविंग फॉर अ डाउन पेमेंट ऑन अ हाउस। पॉइंट नंबर 2, मीडियम टर्म गोल्स। ये वो ऑब्जेक्टिव है जो आप अगले 3 to 10
10 ईयर्स में अचीव करना चाहते हैं। पॉइंट नंबर 3, लॉन्ग टर्म गोल्स। ये वो ऑब्जेक्टिव है जो 10 साल से ज्यादा फ्यूचर के लिए सेट किए जाते हैं, जैसे रिटायरमेंट प्लानिंग या एक लेगेसी फंड एस्टेब्लिश करना। स्टेप नंबर 3, एसेट्स एलोकेशन। इसमें आता पॉइंट नंबर 1, डिसाइड एसेट्स मिक्स। अपने इन्वेस्टमेंट को अलग अलग एसेट्स क्लासेस, स्टॉक, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट एक्सेट्रा में एलोकेट करो अपनी रिस्क टॉलरेंस और टाइम हॉरिजन के बेस पर। अब आता है पॉइंट नंबर 2, रीबैलेंस रेगुलरली। अपने पोर्टफोलियो को टाइम के साथ साथ एडजस्ट करो ताकि आपका डिजायर्ड एसेट एलोकेशन मेंटेन रहे। स्टेप नंबर 4, डाइवर्सिफाई विद इन स्टॉक। आपको लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना होगा। आपको इन्वेस्ट करने से पहले ये सब बातें आप ध्यान में रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। नंबर 1, लार्ज कैप स्टॉक सबसे कम रिस्की होते हैं लेकिन उनके रिटर्न्स भी सबसे कम होते हैं। नंबर 2, मिड कैप स्टॉक्स लार्ज कैप स्टॉक से ज्यादा रिस्की होते हैं लेकिन उनके रिटर्न्स भी ज्यादा हो सकते हैं। नंबर 3, स्मॉल कैप स्टॉक्स सबसे ज्यादा रिस्की होते हैं लेकिन उनके रिटर्न भी सबसे ज्यादा हो सकते हैं। लेकिन अगर आप एक बिगिनर हैं तो लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। पॉइंट 4, सेक्टर एंड इंडस्ट्रीज। आपको अपने इन्वेस्टमेंट को अलग अलग सेक्टर्स जैसे टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, फाइनेंस, कस्टमर स्टेपल्स कंपनीज, रियल एस्टेट में स्प्लिट करना एक बहुत ही अच्छा तरीका है अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने और रिस्क को कम करने का। जब आप अपने पैसे को कई सेक्टर में इन्वेस्ट करते हो तो किसी एक सेक्टर में बैड परफॉर्मेंस होने का असर आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो पर कम पड़ता है। स्टेप नंबर 5, चूज क्वालिटी इन्वेस्टमेंट। इसमें आता है पॉइंट नंबर 1, रिसर्च कंपनीज। आपको स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स, गुड मैनेजमेंट एंड ग्रोथ पोटेंशियल वाली कंपनीज में इन्वेस्ट करना होगा। पॉइंट नंबर 2, म्यूचुअल फंड एंड ETFs। आपको कंसीडर करना होगा लो कॉस्ट फंड्स एंड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स को जो ब्रॉड मार्केट एक्सपोजर ऑफर करते हैं। स्टेप नंबर 6, मॉनिटर एंड रिव्यू योर पोर्टफोलियो। आपको अपने पोर्टफोलियो के परफॉर्मेंस को रिव्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको ये पता लगाने में हेल्प करता है कि क्या आपके इन्वेस्टमेंट गोल्स और रिस्क टॉलरेंस के साथ आपका पोर्टफोलियो सही ट्रैक पर है या नहीं। स्टेप नंबर 7, स्टे इन्फॉर्म्ड एंड एडेप्टेबल। आपको हमेशा मार्केट ट्रेंड्स और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के बारे में स्टे इन्फॉर्म्ड रहना होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।